कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। दोस्तों, ग्रहों की शतरंज हमारा ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि जब ज्योतिष शास्त्र में जो भ्रांतियां होती हैं उनको हम दूर करने की इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश करते हैं। हमने अपने कई कार्यक्रमों में तमाम तरह की जानकारियां आपको दी, चाहे वो वास्तु से संबंधित जानकारी हो या ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारी हो, रत्नों से संबंधित जानकारी हो या फिर यंत्रों से संबंधित जानकारी हो। आज हम अपने इस कार्यक्रम में ग्रहों की बात करेंगे। जी हाँ, जो ग्रह हमारी कुंडली में किस घर में बैठे होते हैं और किस तरह का प्रभाव हमें देते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह आपके जहन में जो बातें हैं उन बातों का जवाब देने के लिए और आपके दिमाग में जो भ्रांतियां हैं, जो हमारे समाज में भ्रांतियां फैली होती हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों, ग्रह हमारे जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी कुंडली को देखकर ही, उसका अध्ययन करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कौन सा ग्रह जो है हमारे लिए शुभ फल देने वाला है और कौन सा ग्रह हमें अशुभ फल देने वाला है। लेकिन इसका पता हम लोगों को नहीं चल पाता जब तक हम किसी एक अच्छे ज्योतिषी के पास नहीं जाते हैं। हाँ, देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों का कारण ये है कि कोई भी ग्रह अगर बलवान होंगे तो उनका जो है हमें शुभ फल मिलेगा, और यदि कोई ग्रह नीच के होंगे तो उनका अशुभ फल मिलेगा। लेकिन इस सिद्धांत के साथ में भी इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जैसे ग्रह जो उच्च के हुआ करते हैं तो उसमें 2 कंडीशन हैं। पहली तो है परमोच्च। परमोच्च का मतलब होता है कि प्रत्येक ग्रह किसी राशि में खास अंश के ऊपर जाकर के वो परम उच्चता को प्राप्त हुआ करता है। अगर ऐसा ग्रह है किसी की जन्म पत्री में तो वो जो ग्रह है उसके जितने भी कारकत्व हुआ करते हैं उनसे संबंधित सारे के सारे जो शुभ फल हैं उस जातक के जीवन में घटित होंगे। उसमें ऐसे मान लीजिए कि जैसे सूर्य किसी का मेष राशि में 10 अंश के ऊपर है तो वो परमोच्च कहलाता है। अगर सूर्य उच्च का हुआ तो क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा व्यक्ति जो है दीर्घायु होगा, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस लगने की संभावना प्रबल होती है, ऐसा व्यक्ति राजकार्यों के अंदर जो है सम्मिलित हुआ करता है, वहाँ पर नेम फेम, ऐसा पैसा, शोहरत आदि उन सभी चीज़ों की उसको प्राप्ति हुआ करती है। लेकिन इसके साथ में एक प्रकार का और फल हुआ करता है कि ये सूर्य जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित जो फल हैं वो भी उसे बहुत अच्छी मात्रा में मिला करते हैं। मान लीजिए ऐसे में अगर ये लगन का ही स्वामी है तो स्वास्थ्य की बात करेगा और ऐसा व्यक्ति अपने ही पुरुषार्थ से अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों को पालेगा। लेकिन ये दूसरे भाव का स्वामी है तो दूसरे भाव से हम परिवार का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से और धन संपदा के दृष्टिकोण से ऐसा सूर्य व्यक्ति को इतना सशक्त और इतना समृद्धिशाली बना देगा कि पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और पारिवारिक जो परिस्थिति होंगी वो भी सामाजिक स्तर पर बहुत ही बढ़िया हो जाएंगी। लेकिन यही तीसरे भाव का स्वामी है सूर्य और वो उच्च का बैठा है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा कि सूर्य जब उच्च का है और तीसरे भाव का स्वामी है तो ऐसा व्यक्ति बल पराक्रम से युक्त होगा, खेल कूद में रुचि लेने वाला होगा। लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के सूर्य अगर उच्च का होगा तो सुख संपदा आदि की जो है वो कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास अपनी जमीन जायदाद हुआ करती है, अपना वाहन सुख हुआ करता है, माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हुआ करता है। लेकिन
चतुर्थ भाव में सूर्य अगर है और ऐसे में उचका होते हुए भी किसी पाप ग्रह से पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित दिक्कतें भी हुआ करती है। तो एक ग्रह को अगर हम आधार माने तो उसके कारकत्व के अनुसार और जिन भावों का वह स्वामी हुआ करता है उनके अनुसार वो शुभ फल दिया करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अधिकतम 4-5 ग्रह उचके हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ जातक शास्त्रों में वर्णन है जिनकी कुंडलियों में भी 3 या 3 से अधिक ग्रह अगर उचके होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मंत्री पद को प्राप्त करता है। मंत्री पद का अर्थ ये नहीं हुआ करता कि वो राजनेता ही बने, इसका अर्थ ये भी हुआ करता है कि वो अपने जीवन के अंदर वो अब कोई भी कार्य व्यवसाय करेगा या किसी भी नौकरी या फर्म में जाएगा तो उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं और उच्च पदासीन हुआ करता है। तो इस प्रकार से हम सभी ग्रहों के उच्चता के आधार पर फलों का निर्णय लिया करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह है वो उचका है लेकिन उसके बावजूद भी हमें शुभ फल नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है उसका अगर हमें आकलन करना है तो मात्र क्योंकि ये तो लगन कुंडली के अंदर देखा जाने वाला पहलू है, लेकिन अगर हम नवांश कुंडली का विचार करें, दृष्टिकोण कुंडली का विचार करें, द्वादशांश कुंडली का विचार करें तो हमारे यहाँ पर 16 वर्ग चार्ट कुंडलियाँ बनती हैं। उनमें 7 प्रकार की जो कुंडलियाँ हैं उन जिन्हें हम सप्तवर्ग कहते हैं, वहाँ पर भी उस ग्रह की स्थिति को जरूर देखना चाहिए जो आपकी कुंडली में उचका है। अगर वो वर्ग चार्ट के अंदर भी अगर वो बलवान हुआ करता है तो अपना परिपूर्ण रूप से फल दिया करता है। लेकिन ऐसा जो ग्रह है जो उचका है अगर वो खराब भावों का स्वामी है, मान लीजिए 6, 8वें, 12 भाव का स्वामी होकर के उचका है तो कहीं न कहीं जीवन में दिक्कतें भी जो हैं वो बड़ी ही मात्रा में मिला करती हैं। लेकिन कारकत्वों के अनुसार उसका जो शुभ फल है वो व्यक्ति को बहुत बढ़िया मिला करता है। लेकिन भावाधीश होने के नाते शुभ भावों का स्वामी होने पे शुभ फल मिला करता है, अशुभ भावों का स्वामी होने पर अशुभ फल तो अवश्य मिलता है लेकिन मात्रा थोड़ी कम हो जाया करती है। हमारे यहाँ पर एक सूत्र है कि जितने भी जो पाप ग्रह हैं अगर वो जितने ज़्यादा बलवान होंगे उनकी अशुभता में कमी आ जाएगी, और जितने ज़्यादा पाप ग्रह हैं और वो जितने ज़्यादा निर्बल अवस्था में होंगे उनकी अशुभता में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से शुभ ग्रह यदि बलवान हैं तो शुभता की बढ़ोतरी होगी और यदि शुभ ग्रह कमज़ोर हैं तो शुभता में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो आंकलन है वो परिपूर्ण रूप से करने के बाद हमें जानकारी मिला करती है और तब ही हमें प्रेडिक्शन भी करनी चाहिए कि वो ग्रह उचका है लेकिन वर्ग चार्ट में कैसी स्थिति में है, किन भावों का स्वामी है, किन ग्रहों से युत हो या दृष्ट है, किन ग्रहों से वो संबंध बना रहा है, क्या उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी भी या नहीं आएगी। जैसा कि अभी कहा कि सूर्य उचका है लेकिन किसी बच्चे का जन्म जो है चंद्रमा की महादशा में हो जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति को तकरीबन वो 100 साल का हो जाएगा, उसके उपरांत जाकर के ऐसे व्यक्ति को सूर्य की महादशा मिलेगी। तो ये योग तो कुंडली में बन गया था लेकिन सूर्य की महादशा जो है वो व्यक्ति को अपने आयु खंड में मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि 100 वर्ष के आयु के उपरांत मिलने की संभावना है। तो आजकल के संदर्भ में अगर हम देखें तो आयु प्रकरण के आधार पे तो हम सबकी जो आयु है अनुमानतः वो 100 वर्ष के आसपास ही हुआ करती है, उससे अधिक नहीं हुआ करती। तो ऐसे व्यक्ति को जो है सूर्य की दशा जब मिलेगी नहीं तो उससे शुभ फल कहाँ से मिलेगा। ये सब चीज़ों का विचार जो है वो ज्योतिषी को करना चाहिए कि जो राजयोग बन रहे हैं या जो ग्रह आपकी कुंडली में उचके हैं क्या उनकी दशा जो है वो व्यक्ति के जीवन में किस कालखंड में पड़ेगी। जब भी उन ग्रहों की दशा आएगी जो उचके हैं तो उस समय वो परिपूर्ण रूप से अपना फल देने में सक्षम हुआ करते हैं। जी, तो आचार्य जी ने बताया कि जब ग्रह जो हैं वो उच्च होते हैं तो किस तरह के फल हमको मिलते हैं, किस तरह से हमें जो है बुलंदियों तक ले जाते हैं। लेकिन अगर ग्रह जब नीच होते हैं तो किस तरह से हमें जो है परेशानी में डाल देते हैं। तो किस तरह से इसका आकलन करना चाहिए ये कुंडली को देखने के बाद ही जो है वो पता चलता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से ग्रह के उच्च होने पर आपने प्रभावों का हमारे साथ जिक्र किया, यदि ग्रह उच्च का हो फिर भी क्या अशुभ फल हमको मिलते हैं? यदि किसी की कुंडली में कोई ग्रह उचका भी है उसके बावजूद भी उसको अगर अशुभ फल मिल रहा है तो इसका आकलन भी हमें वर्ग कुंडलियों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर सूत्र मिलते हैं कि यदि कोई ग्रह आपके लगन चार्ट में उचका है लेकिन नवांश में अगर नीच का है तो उसकी दशा या अंतरदशा जब आएगी तो शुरुआत में तो शुभ फल मिलेगा, लेकिन आखिर के समय जब भी दशा का अंत हो रहा होगा उस समय कहीं ना कहीं जातक को अशुभ फल भी मिला करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उस ग्रह की कंडीशन के ऊपर निर्भर करती हैं कि वो लगन कुंडली में कैसी स्थिति में बैठा है और नवांश कुंडली में कैसी स्थिति में बैठा है। अगर लगन कुंडली में अगर ग्रह उचका होते हुए भी नवांश में नीच का हो जाता है तो ऐसे में नीच ग्रह जो उचका ग्रह है वो भी अशुभ फल देने में समर्थ हुआ करता है। दूसरा एक और कारण है, ग्रह उचका होते हुए भी यदि
पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो भी अपनी दशा अंतरदशा में कुछ अलग प्रकार की संभावनाएं बनती हैं जो कि अशुभ फल के रूप में हमारे जीवन में घटित हुआ करती हैं। मान लीजिए सूर्य ही उच्च का है लेकिन सप्तमेश मेष लगन की कुंडली को एग्जाम्पल मान लें। ऐसे में सूर्य जो है वो पंचम भाव का स्वामी है और उच्च का है, लेकिन सप्तमेश यानी कि सूर्य के साथ में बैठा है और शुक्र अस्त है। तो ऐसे में सूर्य की महादशा में जब शुक्र की अंतरदशा आएगी तब कहीं न कहीं जीवन साथी को हेल्थ की प्रॉब्लम हुआ करेंगी। पार्टनरशिप में ऐसा व्यक्ति अगर काम करता है तो पार्टनरशिप टूटने के योग बना करते हैं। ऐसे में सोम को भी हेल्थ की जो है प्रॉब्लम हुआ करती हैं, या तो गुप्त रोग होने की संभावना बनती है या कहीं न कहीं सर दर्द की या हड्डियों से संबंधित किसी प्रकार के रोग होने की संभावना बनती है। तो उच्च का ग्रह तो है लेकिन वो जो है ग्रह वो किस ग्रह से कैसा संबंध बना रहा है और जिससे भी संबंध बना रहा है वो कितना बलवान है, वो शुभ भावों का स्वामी है या नहीं है, इन सब चीज़ों का विचार करके इसका परीक्षण करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च का ग्रह अगर किसी की कुंडली में है तो सर्वदा शुभ ही फल देगा। ये बात जो है वो किसी हद तक सिद्ध नहीं होती। अगर दूसरी परिस्थितियां हैं उनके आधार पर हम निर्णय लें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये उच्च का ग्रह जो है वो शुभ फल देगा या अशुभ फल भी देगा। जी, तो काफ़ी हद तक जो है परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपको जो आपका ग्रह है वो उच्च का होने के बावजूद भी आपको शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। हालांकि ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि अगर ग्रह उच्च का है तो वो आपको हमेशा शुभ फल ही देगा। अशुभ फल भी जो है वो मिल सकते हैं लेकिन परिस्थितियों के अनुसार, जिस प्रकार आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी आगे अगर बात करें, ग्रह अगर नीच का हो तो क्या शुभ फल मिल सकते हैं? देखिए, कुछ ज्योतिष शास्त्र के मानक ग्रंथों में हमारे यहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं। हमेशा पहले तो कोई न कोई एक योग बनता है और उसी योग को बाद में भंग करने के भी कुछ योग हमें मिलते हैं। परंपरा से देखें तो कुछ ऐसे योग हुआ करते हैं जो ग्रह नीच का है लेकिन नीच का होने के बावजूद भी वो अपना जो फल है उच्च की तरह देता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास एक सूत्र मिलता है, यदि कोई भी ग्रह अगर नीच का हो और वो वक्री हो जाए अर्थात रेट्रोग्रेड हो तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में जो ग्रह नीच का था मात्र वक्री होने के कारण उसका जो फल है उच्चता की तरफ चला जाता है और वो उच्च जैसे फल दिया करता है। तो एक परिस्थिति तो ये बनती है कि ग्रह नीच का हो और वक्री हो तो उसकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को शुभ फलों की जो है प्राप्ति हुआ करती है। एक और कारण है कि तीसरे, छठे या 11वें भाव में यदि ग्रह नीच के हों तो भी ये जो है सोम राजयोग कारक बन जाते हैं। इसके पीछे जो सिद्धांत पक्ष है वो ये है कि होरा शतक नाम का हमारे यहाँ पर एक शास्त्र है, उसमें आचार्य मंत्रेश्वर जी हैं वो ये बतलाते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी भाव स्थिति जो है वो बड़ी जो है महत्वपूर्ण हुआ करती है। तो कुछ ग्रह जो हैं यदि नीच के होते हुए भी अगर तीसरे, छठे या 11वें भाव में स्थित हों तो वो ग्रह भी कहीं न कहीं शुभ फल देने की ताकत रखा करते हैं। इसके पीछे एक रीजन भी है कि तीसरा भाव जो है वो बल, पराक्रम, साहस का, लेकिन ये भागदौड़ का और परिश्रम का भाव भी है। तो पाप ग्रह जब यहाँ पर बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन में जो भागदौड़ है, जो परिश्रम है वो बहुत कम हुआ करता है और शुभ फलों की प्राप्ति होने लग जाती है। और छठा जो भाव है वो रोग का है, कर्जे का है, शत्रु का है। जब वहाँ पर कोई नीचस्थ ग्रह बैठेगा तो छठे भाव के जो अशुभ फल थे उन सब फलों को वो दूर करने की ताकत रखता है। ऐसे में जब व्यक्ति के जीवन में ना रोग है, ना शोक है, ना कर्जा है तो इसका अर्थ हुआ कि ये विपरीत राजयोग बना हमारी कुंडली में। उसी प्रकार से 11वां जो भाव है वो इनकम सोर्स का तो हुआ करता है लेकिन उसको फिर भी हमारे यहाँ पर आचार्यों ने पापी भाव माना। कहने का अर्थ है कि 11वें भाव में भी यदि पाप ग्रह बैठेगा तो 11वें भाव में जो भी अशुभ फल हुआ करता है उसको दूर करने में वो सक्षम हुआ करता है। इस कारण से इन स्थितियों के अंदर अगर नीचस्थ ग्रह हैं तब भी वो अपनी दशा अंतरदशा के अंदर शुभ फल देने में समर्थ हुआ करते हैं। तो जिस प्रकार से आचार्य जी ने बताया कि जो ग्रह है वो नीच का है तो भी वो जो है अशुभ फल जो होता है उसे देने की ताकत रखता है, क्योंकि भाव में देखा जाता है कि कौन से भाव में वो ग्रह विराजमान है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फल मिलता है। और ये भी देखा जाता है कि कौन से ग्रह का जो है उसको साथ मिल रहा है और इसीलिए वो आपको शुभ फल दे रहा है। तो शुभ फल देने की ताकत भी नीच ग्रह में जो है वो कई बार देखी जाती है। वो सब परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। आगे भी हम ग्रहों के ऊपर चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस
इंस्टीट्यूट में आया हूँ तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूंगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया, वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है। वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124 4073 9971 743292 9810 155145। हमारी ईमेल आईडी है grahokishshatranj@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। हम बात कर रहे हैं ग्रहों की कि ग्रहों की चाल जो है वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कौन सा ग्रह अगर उच्च होता है तो वो हमें क्या शुभ फल देता है, और ग्रह नीच का हो तो भी क्या वो हमें शुभ फल देने की ताकत रखता है। इस तरह की चर्चा जो है हम अभी कर चुके हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रश्न आचार्य जी से पूछते हैं। आचार्य जी, ग्रह हमें फल देते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या ग्रह जो है किस प्रकार के फल देने की जो क्षमता है वो अपने आप में रखते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र का अगर आप पठन पाठन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे नियमों का प्रतिपादन किया कि उसमें प्रत्येक ग्रह के पास एक प्रकार का फल नहीं हुआ करता, कई प्रकार का फल हुआ करता है। एक ही चीज़ का वो जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। एक तो उसके पास जो फल है वो है कारकत्व का फल, कि जिन जिन चीज़ों का वो प्रतिनिधित्व करता है वो सभी के कुंडलियों में समान रूप से उन्हीं चीज़ों का। जैसे सूर्य जो है, सूर्य पिता का कारक है, हमारे यहाँ पर नेत्र ज्योति का कारक है, हमारे सिर का कारक है और हड्डियों का कारक है, और हमारे वक्ष स्थल अर्थात हृदय पर भी उसका प्रभाव हुआ करता है। तो सूर्य जो है वो इन सभी चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हम कहें तो चंद्रमा भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मंगल भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो 9 के जो 9 ग्रह हैं वो अलग अलग चीज़ों के कारकत्व को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्रकार का फल तो इनके पास इस प्रकार से हुआ करता है। दूसरा जो फल है इनके पास वो हुआ करता है कि ये किस भाव के स्वामी हैं। जिन भावों के भी स्वामी होंगे उन भावों का फल देने का उत्तरदायित्व के पास हुआ करते हैं जो ग्रह उन भावों के स्वामी होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल ग्रह है, तो दूसरे भाव का जो भी फल है, धन, परिवार आदि, इन सब का फल भी देने की क्षमता मंगल के पास होती है। लेकिन दूसरे भाव का कारक ग्रह हमारे यहाँ पर बृहस्पति को भी माना, तो बृहस्पति भी यदि आपकी कुंडली में बलवान है तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा रहेगा और धन संपदा भी आपके पास भरपूर मात्रा में होगी। अगर कृष्ण पक्ष की एकादशी से और शुक्ल पक्ष की पंचमी तक के बीच में आपका जन्म हुआ है तो ऐसे में चंद्रमा बड़ा क्षीण हुआ करता है और कमजोर हुआ करता है। लेकिन दोनों पक्षों में छठी तिथि से लेकर के और 11वीं तिथि के बीच में अगर जन्म है तो यहाँ पर मध्यम बली हुआ करता है, ना ही अशुभ हुआ करता है। लेकिन शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य आदि जो ग्रह हैं इन सभी को हमने पाप ग्रह माना और क्रूर ग्रह माना।
जितना भी जो फलादेश है उसके लिए हम ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कि मांगलिक दोष के अंदर भी ये जिक्र आया था कि 12वें भाव में लगन, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में मंगल ग्रह बैठने से मांगलिक दोष बनता है। लेकिन ये भी बात सच है कि इन्हीं भावों में शनि, राहु, केतु आदि में से भी यदि कोई पाप ग्रह बैठे तो भी विवाहित जीवन के अंदर दिक्कत पैदा किया करता है। मांगलिक दोष अपनी जगह अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन पापक ग्रह भी इन भावों में स्थित हों तो विवाहित जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार की समस्याएं अवश्य हुआ करती हैं। तो शुभ और अशुभ ग्रह जो हैं वो किन भावों के स्वामी हैं, किस भाव में बैठे हैं, किन ग्रहों से युत या दृष्ट हैं, इसके आधार पर फल लेने की हमारे यहाँ पर परिपाटी है। यहाँ पर भी एक बात और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि फलादेश करते समय हमारे पास दो प्रकार की पद्धतियाँ हैं। पहली जो पद्धति है कि व्यक्ति के जीवन में जो घटनाक्रम घटे जानने का जो विधान है वो है ग्रहों के संबंधों के ऊपर आधारित, और नैसर्गिक रूप से शुभ और अशुभ फलों का हमें निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जब हम दशा की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पर नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह हैं वो अशुभ भी हो सकते हैं और जो अशुभ ग्रह हैं वो शुभ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शनि के लग्नों में व्यक्ति का जन्म, लगन में जन्म है, तो ऐसे में क्या हुआ कि शनि की जो दशा चली व्यक्ति को तो लग्नेश की दशा कहलाएगी और उसकी दशा उसके लिए शुभ फलदायी होगी। लेकिन बृहस्पति जो ग्रह है वो बहुत ही शुभ ग्रह है, लेकिन मकर लगन की कुंडलियों में बृहस्पति की जब दशा आएगी तो व्यक्ति को बहुत ही अनिष्टकारी फल मिलने करती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक शास्त्र है उसका नाम है लघु पराशरी। लघु पराशरी के अंतर्गत दशाएं आपको शुभ फल देंगी या अशुभ फल देंगी, कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी है, कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायी है, इन सब के बारे में वहाँ पर नियमों का प्रतिपादन किया है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम साथ में लेकर चलते हैं तो कहीं हैं कि ये ग्रह हमारे लिए शुभ फल देंगे, ये ग्रह हमारे लिए अशुभ फल देंगे, ये जो ग्रह इस प्रकार का फल देने की क्षमता रखता है। जी, तो कौन सा ग्रह हमें किस प्रकार का फल देने वाला है ये आचार्य जी ने विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन बातों पर गौर करेंगे, इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके सवालों के आधे जवाब तो यूं ही मिल जाएंगे। और अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी की तलाश कर रहे हैं और आपको अच्छा ज्योतिषी नहीं मिल पा रहा है तो भी आप समझिए कि आपकी तलाश पूरी हो चुकी है, क्योंकि आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने बीड़ा उठाया है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। वो स्वयं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी तत्पर रहते हैं। आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, आप उनसे इस कार्यक्रम के जरिए भी बात कर सकते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में दिखाए गए जितनी भी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं उनसे संबंधित कोई सवाल पूछना तो भी आप हमें मेल के ज़रिए अपने सवाल भेज सकते हैं और उनका जो वो मेल्स होंगे हम अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो आप गुरुजी से संपर्क भी कर सकते हैं। हम ग्रहों की बात कर रहे हैं आचार्य जी। ग्रहों की जब बात आती है तो कहा जाता है कि जब ग्रह हमें काफ़ी जो है परेशान कर देते हैं, अशुभ फल देने लगते हैं, तो व्यक्ति जो है काफ़ी परेशान हो जाता है। बहुत ही दयनीय स्थिति कई बार देखने को मिलती है ग्रहों की, जो उल्टी चाल होती है, ग्रहों की जो दशा होती है उसके चलते। तो ग्रहों की जो ग्रह हमें अच्छा मतलब शुभ फल दें और अच्छे प्रभाव हमारे जीवन पर डालें, इसके लिए हमको किस किस तरह के उपाय कराने चाहिए? क्या कोई उपाय के ज़रिए जो है ग्रहों की शांति करवाई जा सकती है या कोई पूजा का विधि विधान होता है? देखिए, हमें शुभ फल मिल रहा है या अशुभ फल मिल रहा है, इसका मात्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक संकेत मिला करता है। उनके जितने भी जो नियम हैं उसके अंदर जितने भी योग हुआ करते हैं, उन योगों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि ये जो योग है ये शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है। उसके साथ में दशा अंतरदशा का भी विचार किया जाता है और गोचर का भी विचार किया जाता है। इन तीनों पद्धतियों को जानने के लिए हमारे पास 3 प्रकार की पद्धतियां हैं और इन्हीं के आधार पर हम निरीक्षण करके इस संभावना पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति को शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा। लेकिन कोई भी ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है या शुभ फल दे रहा है, क्योंकि शुभता तो सभी को अच्छी लगा करती है लेकिन अशुभता किसी को भी अच्छी नहीं लगती। दुख जो है किसी को नहीं चाहिए, सुख हम सभी को चाहिए। लेकिन ये सारा का सारा जो खेल है ये प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
जो जस करई सो तस फल चाखा। अगर इस बात को अगर हम मान लेते हैं तो कोई भी ग्रह शुभ नहीं है और कोई भी ग्रह अशुभ नहीं है, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं, कर्म हमारे द्वारा हुआ है, तो उसका जो भोग है वो भी हमें ही भोगना है। लेकिन कुछ भोग या कुछ फल ऐसे हुआ करते हैं जिनको भोगने में हमें जो है बड़ी पीड़ा हुआ करती है, बड़ी दिक्कत हुआ करती है। तो अगर ऐसी पीड़ा या ऐसी कोई दिक्कत है, उसके लिए शांति विधान करना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। लेकिन कुछ ऐसी पीड़ाएं हैं जिनको अगर हम आसानी से भोग सकते हैं, तो कर्म फल को भोग लेने में जो आनंद है वो दूसरा सकता, क्योंकि हर प्रकार का जितना भी जो फल है उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत प्रकार की रेमेडीज बताई गई हैं। लेकिन बहुत सारे जो हैं ऐसे भी फल होते हैं जिनको हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसी कुछ समस्या है कि कोई ग्रह जो है, जिस ग्रह की आपको दशा अंतरदशा चल रही है या ऐसे कुछ योग हैं, तो उनके शास्त्र के अंदर शांति विधान की वहाँ जहाँ व्यवस्था की गई है, उस शांति विधान को हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। तो चाहे आप मंत्रों के द्वारा उपाय कीजिए, चाहे आप जेमी स्टोन पहन लीजिए, चाहे कोई दान स्नान आदि जो करते हैं, जो मुहूर्तों के अंदर अगर शुभ मुहूर्तों में करते हैं, तो भी उन ग्रहों से संबंधित जो कुफल है वो दूर हुआ करता है, सुख और आरोग्यता आदि की प्राप्ति हुआ करती है। जी बिल्कुल, तो ग्रहों की शांति कराना बेहद ही ज़रूरी होता है। अब वो किस प्रकार से आपको करानी है ये आपको तय करना है, और अगर आप चाहें तो गुरुजी से भी संपर्क करके अपनी परेशानियों का जो हल है वो भी पा सकते हैं। जी हाँ, ग्रह जब हमारी कुंडली में नीच होते हैं तो हमारे लिए जो है अशुभ फल देते हैं, और जब उच्च के होते हैं तो हमें शुभ फल देते हैं। तो यकीन कीजिए कि हमारी जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं ग्रहों के आसपास ही घूमती है। हमें हमारे जीवन में होने वाले घटनाक्रम भी काफ़ी हद तक ग्रहों की चाल पर ही डिपेंड करते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम जो है हमारा समाप्ति की ओर है, समय हमारे पास बहुत कम है। हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को इंतज़ार होता है आपके सुझावों का। आप कुछ ऐसे सुझाव बताएं जो कि हमारे दर्शक जो है उनका उपयोग कर सकें और समस्या से छुटकारा पा सकें। देखिए, अगर जीवन है तो समस्या भी होगी, और बिना समस्या के जीवन कभी भी नहीं रहा करता। तो समस्या से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करने की ज़रूरत है। मन में अगर श्रद्धा है और निष्ठा है और व्यक्ति के पास हिम्मत और बुद्धि है, तो सभी प्रकार की समस्याओं से वो छुटकारा पा सकता है। हाँ, उपाय के संदर्भ में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप प्रातः जो है रोज़ाना एक नियम बना लीजिए कि आपके जो भी इष्ट देव हैं, चाहे आप भगवान गणेश को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, माँ भगवती को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उनका कोई भी आप मंत्र ले लीजिए और रोज़ाना या तो 10 बार उसका पालन कीजिए या 108 बार हो सकता है। अगर एक माला आप रोज़ कर सकते हैं तो उसका प्रतिदिन आप जो है उसका जो है जाप कीजिए। ऐसा करने पर कुछ समय के अंदर देखेंगे, 2-4 महीने के अंदर, जब व्यक्ति का इष्ट प्रबल हुआ करता है, तब व्यक्ति के जीवन में नए नए रास्ते स्वतः ही खुलने लग जाते हैं। तो आचार्य जी ने बताया सुझाव कि किस तरह से जो है आप अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है, ग्रहों के चलते कोई दिक्कत होती है, तो किस तरह से आप जो है इन सुझावों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी में घटनाक्रम जो घट रहे हैं, जो गलत हो रहा है आपके साथ, वो है जो काफ़ी हद तक सही हो जाता है। तो जो छोटे छोटे ये उपाय होते हैं, ये होते छोटे हैं, लेकिन जब आप इन्हें करते हैं, जब इनका फल आपको मिलता है, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती है। ग्रह जब हमारी कुंडली में होते हैं, अच्छे होते हैं, तो हमें धनवान बना देते हैं, और अगर हमारे ग्रह जो है, ग्रहों की उल्टी चाल हमारी कुंडली में होती है, तो हम बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं, दयनीय हालत हमारी हो जाती है। तब जाकर हमें किसी अच्छे ज्योतिषी की याद आती है, तो हम रुक करते हैं अच्छे ज्योतिषी की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी इतनी तलाश करने के बावजूद भी कोई अच्छा ज्योतिषी हमें नहीं मिल पाता है, तो जो जैसा बताता हम वैसा करते चले जाते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा पहुंचने के बजाय और भी नुकसान हो जाता है। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी का सहारा लें। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा ज्योतिषी नहीं मिल रहा है, तो आपको अब आचार्य जी के रूप में अच्छे ज्योतिषी मिल चुके हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो भी आप ईमेल के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हम उस ईमेल को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी आचार्य जी देंगे, क्योंकि आचार्य जी का मकसद सिर्फ यही है कि वो आपकी सेवा करें, आपकी सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहें। तो आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दोस्तों आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने आपको बताया कि किस तरह से ग्रहों की जब चाल होती है उससे किस तरीके से आपको सावधान रहना चाहिए। कुंडली जो है वो समय समय पर अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाते रहते हैं तो आपको पता चलता रहता है कि आने वाले समय में कौन सा घटनाक्रम आपके साथ घट सकता है। तो आप जो है आपकी जो परिस्थिति है वो अच्छी बनी रहे, खराब ना हो, इसके लिए आपको समय समय पर ज्योतिषी से संपर्क करते रहना चाहिए और तब जाकर आप जो है अपनी समस्याओं का समय रहते ही निपटारा कर सकते हैं और एक सुखमय और खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। दोस्तों आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप हमेशा देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। नमस्कार। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है grahonkishatranj@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।